ईरान वॉर खत्म होने के कगार पर था, बाजार ने रौनक दिखानी शुरू कर दी थी। सबको इंतजार था कि रिजल्ट कैसा आएगा और रिजल्ट के बाद मानसून कैसा रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई, लगा कि मानसून भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा। क्रूड जो काफी नीचे आ चुका था, ईरान वॉर से पहले के स्तर पर जा चुका था, वो शतक लगा रहा है। रुपया शतक तो नहीं लगाया, लेकिन शतक के करीब पहुंच चुका है। इस बीच रिजल्ट भी आ रहे हैं। बाजार की जो स्थिति है वो समझ में नहीं आ रही, आखिर बाजार अब यहां से करना क्या चाहता है। बाजार तो जो चाहता है वो कर ले, आप निवेशक क्या करें, वहां भी एक बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान। साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा साहब हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और इक्वेंटिस के रिसर्च एंड रैंकिंग के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं। जब मैं आप लोगों का नाम पढ़ा था तो मेरे मन में एक बड़ी दुविधा थी। आप ही लोग दुविधा दूर कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि चर्चा किससे शुरुआत किया जाए। रिजल्ट से शुरुआत करें या फिर क्रूड ऑयल और रुपया से इसकी शुरुआत की जाए। गौरांग शाह साहब, आप ही बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मण भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। अभिषेक भाई भी हैं बगल में। आज पूरे दिन भर में कम से कम 7 शो कर चुका हूँ, इसलिए ये नाम लेने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को भी मेरा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे आज इस कार्यक्रम में, यह बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। कच्चे तेल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो तांडव ट्रम्प साहब ने मचा रखा है 28 फरवरी 2026 से, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ऐसी टिप्पणी करी कि युद्ध खत्म होने की कतार पे था, मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं था। क्योंकि जब तक लक्ष्मण जी हम और आप उस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और मोहर नहीं देख लेते, तब तक किसी भी व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना और उस भरोसे पर सौदा करना या निवेश करना जोखिम से खाली नहीं है। तो जब तक वो नहीं होता है तब है तक कि उस शांति प्रस्ताव पर दस्तखत भी हो जाए और दस्तखत को अगर स्टाम्प पेपर पर भी कर दिया जाए, तब भी भरोसा करना मुश्किल आज के माहौल में। वो आपने सही बात बनाया, लेकिन एक दस्तावेज होता है तो थोड़ी बहुत सहानुभूति हो जाती है। लेकिन खैर, कच्चे तेल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी निर्भरता 75% से ज्यादा है आयात को लेकर के, हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं। और जिस प्रकार से सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, यमन की हूती आक्रमणकारी जो हमला सऊदी अरेबिया के समुद्री जहाज जो कच्चा तेल लेके जा रहा था उस पर हुआ, उससे परिस्थिति थोड़ी और बिगड़ गई है। रेड सी भी अब इसमें आ गया है। तो एक तरफ तो कच्चा तेल बढ़ता हुआ, उबलता हुआ कच्चे तेल के दाम, और दूसरी तरफ कमजोर रुपया जो करीबन अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर जा करके थोड़ा बहुत संभला है। लेकिन आज कल परसों क्या होता है, और सोमवार को जब हम लौट के काम पर वापस लौटेंगे तो क्या खबरें होंगी और क्या परिस्थिति होगी, उसका अनुमान लगाना तो किसी के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन इस सब के बीच में 2-3 चीजें अच्छी हुई है कि मेरे ख्याल से ये फिर से मैंने मतलब खबरें आई थी लक्ष्मण जी कि सऊदी अरेबिया में जो आरामको है, सबसे बड़ी कंपनी कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर के, वहां से कुछ ऐसे खबरी मैंने पढ़ी थी, कितनी सत्य असत्य मुझे नहीं पता, कि अगस्त के महीने से जो भी एशियाई देश अपनी ऊर्जा की जरूरत इस आरामको कंपनी से खरीदेगी तो $11 प्रति बैरल का डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके साथ ओपेक प्लस द्वारा घोषणा की गई थी कच्चे तेल में उत्पादन बढ़ाएंगे। ओपेक प्लस में से कुछ देश निकल गए हैं, वो भी अब मेरे ख्याल से जितना तेल चाहे उत्पादन कर सकते हैं, और जो भाव पे बेचना चाहे उसका निर्णय भी वो ले सकते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में अगर ये सब परिस्थितियां कारगर रूप से जमीनी स्तर पर उतर गई और वास्तविकता बन गई, तो शायद कच्चे तेल में थोड़ा बहुत जो उबाल आया है वो ठंडा या फीका पड़ सकता है और नीचे के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी पैनी नजर हमारी मुद्रा बाजार पे भी होनी चाहिए, जहां पर रुपया कमजोर चल रहा है डॉलर के मुकाबले। तो ये परिस्थिति ज्यादा परेशान कर रही है। नतीजों को लेकर के मुझे नहीं लग रहा है कि अब तक, हालांकि इतने नतीजे नहीं देखे हैं पहली तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष के लक्ष्मण जी, लेकिन जो भी देखे हैं
एक अच्छी बात ये कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई दी जो बहुत ही नकारात्मक। हाँ, बिल्कुल, नतीजे बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नज़र नहीं आए हैं। जितने खराब नतीजे की उम्मीद की आशंका थी कह सकते हैं, उससे बेहतर ही माना जा रहा है। लेकिन सिन्हा साहब, गौरांग सर ने कहा कि हम लोग नतीजे से ज़्यादा तवज्जो देंगे कच्चे तेल को और उसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और उन्होंने कच्चे तेल पर अपनी राय रख दी, एक उम्मीद जगाई है कि कच्चा तेल आने वाले दिनों में हो सकता है कि नरमी दिखाए, चूँकि अलग-अलग जो उत्पादक देश हैं, वो अलग-अलग रणनीति यहाँ पे अपना रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस मोर्चे पे? जो कच्चा तेल जो है इन्होंने तो कहा कि 75% हम आयात करते हैं, लेकिन एक लाइन और जोड़ दूँ कि एक रिपोर्ट कहती है कि इंडियन इकोनॉमी के 90% जो हिस्सा है, उस 90% हिस्सा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सिर्फ एविएशन और पेंट कंपनियां ही नहीं, जिसका आमतौर पर आप लोग बाजार में जिक्र करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें रॉ मटेरियल के तौर पर कच्चे तेल का इस्तेमाल हो रहा होता है। जी हाँ, लक्ष्मण जी, अगर आप बाजार के संदर्भ में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखेंगे, तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक असर तो होता ही है। साथ ही साथ चूँकि हम इतनी ज़्यादा तादाद पे क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारे फॉरेक्स रिज़र्व पर भी इसका दबाव पड़ता है। तो कच्चे तेल के दाम का ऊपर जाने का अगर आप रिलेशनशिप देखें, तो ना सिर्फ वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है, उसका प्रभाव रूपी के एक्सचेंज रेट और उसके फलस्वरूप फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज पर भी पड़ता है। मैं इस संदर्भ में आपके सामने 1-2 आंकड़े रखता हूँ। जब ये ईरान के साथ जो युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, तो उसके हम्म, साथ ही क्रूड के दाम ऊपर भागे थे और हमारे यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग भी तेजी से बढ़ रही थी। 28 फरवरी से लेके 5 जून तक, 5 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एफसीएनआर डिपॉजिट्स के लिए जो हेजिंग की सुविधा दी और 5 और कदम उठाए फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए, और उसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेनर्स की जीसेक में इन्वेस्टमेंट को टैक्स से रिहाई दे दी। तो 28 फरवरी से लेके 5 जून को अगर आप देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है, वो औसतन 4,400 करोड़ पर डे होती थी। 5 जून से लेके 17 जून तक, जब तक कि ईरान और यूएस के बीच एमओयू साइन हुई, यही नंबर 4,400 करोड़ पर डे से घट के करीब 1,200 करोड़ पर डे आ गया। और जिस हम्म, दिन ये संधि साइन हुई और क्रूड के दाम $70 के आसपास जो गिरे, उस समय से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये नंबर जो है ये पॉजिटिव हो गया 800 करोड़ का। तो आज अगर आप देखेंगे, तो बाजार पे इस बात की भी आशंका है कि अगर क्रूड के दाम ऊपर रहे और रूपी इस तरह से डिप्रिशिएट करता रहा, तो क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दोबारा बहुत बड़ी तादाद में भारत में सेलिंग करेंगे? ये एक जो डर है, वो बाजार के सामने खड़ा हो गया है और आगे के कुछ दिनों में रूपी की डिप्रिसिएशन जो है, वो भी इस बात को निर्धारित करेगी कि क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग दोबारा चालू हो सकती है कि नहीं। आज के संदर्भ में ये थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जब तक ये वॉर की सिचुएशन थी, तो उस समय तक अगर आपने देखा होगा, आईपीओ का मार्केट भी ठंडा पड़ गया था। तो जो बाजार से पैसे उठा रहे थे आईपीओस, वो अगर जरिया बंद हो गया, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी हद तक एब्जॉर्ब कर गए थे। लेकिन अब दोबारा आईपीओ का बाजार गर्म हो गया है। एक बड़ी आईपीओ आ चुकी है, 2-3 और बड़े-बड़े आएंगे। ये आईपीओ जो हैं, ये भी सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी पर दबाव पैदा करेंगे। तो ये जो दो तरफा असर लिक्विडिटी पर हमारे ऊपर पड़ने की आशंका है, एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अग्रेसिव सेलिंग की, और दूसरा आईपीओ बाजार के द्वारा बाजार से लिक्विडिटी उठाने की। ये भी एक मेरे ख्याल से आज बाजार को इस बात की चिंता है। ये दो बड़ी चिंता आपने बताई, काफ़ी लॉजिकल चिंता है आपके यहाँ पे। दोनों पे राय चाहूँगा, अभिषेक जी और जसप्रीत जी, आप दोनों का। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे। एक एफपीआई की फिर से बड़ी सेलिंग का खतरा मंडरा रहा है क्या, जो आंकड़े पेश किए सिन्हा सर ने उसके आधार पे?
जी, लक्ष्मण जी, ये जो ट्रेंड है एफआई की सेलिंग का, ये अभी तक अनफॉर्च्यूनेटली रिवर्स हुआ ही नहीं है। एंड इसको लेके गवर्नमेंट की जो भी अभी तक इंटरम कोशिश रही है, वो आप ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ा-सा इम्पैक्ट फ्लो का आउटफ्लो का थोड़ा कम हो गया, बट रुका नहीं है। अब जो स्क्रीन पे आंकड़े आ रहे थे, उसको लेके अगर आप बात करें, देखिए स्टोरी देखिए आप, जनवरी से लेके यही जुलाई तक के अगर हम आंकड़े देख रहे हैं, एक ही जैसा ट्रेंड है। एफआई बेच रहे हैं और डीआई खरीद रहे हैं। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारी जो मार्केट है, मेजर इंडाइसेस है, जो निफ्टी अगर हम देखें, वो एक रेंज बाउंड होके रह गई। 25,000 से ऊपर निफ्टी जा नहीं रही है और 22,500 से नीचे अभी तक हमने देखा नहीं है। मोटा-मोटा 2,500 पॉइंट के बीच में, अगर जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, अगर हम उस दिन से भी ले लें, तो मार्केट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में ऑलरेडी जो है निकल चुका है। अब इस फेज में भी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काफी वॉलेटिलिटी होती है फॉर द रीजंस की, जैसे इम्पैक्ट आता है या तो रिजल्ट्स का या फिर क्रूड का। बट ये जो क्रूड है वो एक क्रूड अलोन नहीं है। क्रूड के साथ आता है इन्फ्लेशन का प्रेशर, क्रूड के साथ आती है रूपी डिप्रिसिएशन का प्रेशर। अनफॉर्चुनेटली रूपी भी जो है हर महीने एक नया लो बनाते हुए जा रहा है और उससे भी एक जो अट्रैक्टिवनेस होती है मार्केट की, वो हमारी कम होती जा रही है। अब यूएस के ट्रेजरी का आप रेट देखें, वहां पे अब ट्रेजरी, जो यूएस ट्रेजरी 10 ईयर की है, वो अब करीबन करीबन 4.7% के आसपास टच हो चुकी है। इंडिकेशन ये आ रहे हैं कि आने वाले सितंबर में, जो अब है अगले 2 महीने के अंदर में, वहां फेड रेट हाइक कर सकती है। तो अब ये खतरा पहले नहीं बन रहा था, बट अब सडनली आप देख रहे हैं कि एक फेड हाइक जो है उसका भी एक इम्पैक्ट अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर भी आएगा। हमारे यहाँ पे भी बॉन्ड यील्ड हार्ड हो रही है। तो फेवरेबल सिनेरियो जो है वो हमारे लिए बन ही नहीं पा रहा है, डिस्पाइट ये, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पर अभी तक कंपनियों के ऐसे नतीजे नहीं आए हैं या ऐसा कोई हमने आउटकम नहीं देखा है जिसको लेके हम एकदम ही नेगेटिव हो जाए हमारे मार्केट के प्रति। बट इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज की डेट में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है और जो वार का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि लिमिटेड टू फ्यू सेक्टर्स नहीं है जो भी आपने कवर किया, इससे अब ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा ऐसा एजम्पशन हो रहा है कि आने वाले 6 महीने जो है बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के, वो मार्जिन प्रेशर उसमें हमें देखने को मिल सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी इश्यूज जो क्रूड ऑयल की वजह से हमें देखने को मिलेगा। तो वॉर अभी भी चल रहा है, ये एक सरप्राइजिंग बात है। आई थिंक लास्ट जब हम लोग मिले थे और हम लोग जब ये चर्चा कर रहे थे, तब जिस तरह की सेटलमेंट वाली चर्चा हो रही थी, वहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जहां यूएस या ईरान इस तरह से यू टर्न ले लेगा। और ये यू टर्न मार्केट ने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था। मुझे लग रहा है कि इस तरह की सरप्राइज जो है मार्केट में फिलहाल एक प्रेशर बनाए हुए है और इसका इमीडिएट रिवर्सल एटलीस्ट मुझे आते हुए दिख नहीं रहा है जब तक को सिनेरियो कूल डाउन नहीं हो जाए। और अब तो कल के जो सिचुएशन से हमने जो समझा है, उससे तो लग रहा है कि एक बार के लिए प्रेशर जो है अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। एक बार के लिए प्रेशर अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, जो बात अभी कह रहे थे अग्रवाल साहब, उसमें एक बात और जोड़ दूं मैं कि दरअसल दोबारा जो वॉर शुरू हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, वो मुझे ज़्यादा गंभीर दिख रहा है। क्योंकि पहले चरण में तो ये देख रहे थे कि हाँ जी, बातचीत हम कर रहे हैं, हम भी बातचीत कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी डेलीगेशन जा रहा है, कभी डेलीगेशन नहीं जा रहा है। लेकिन अब तो वो सब भी बात नहीं हो रही है। जब बीच में जो उम्मीद जगती थी, वो उम्मीद भी जगनी बंद हो गई। अब तो एक तरफा हर कोई कह सकते हैं कि तलवार खींचे नजर आ रहा है, इसलिए चिंता ज्यादा गंभीर है। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बिल्कुल, वो चिंता का विषय ज़रूर है। और इनफैक्ट जब अ, पहले जो राउंड वॉर का था फेब एंड में, तब ब्रेंट क्रूड $70 था, जो चढ़ के मेरे ख्याल से तकरीबन $115 का हाई बनाया था। और वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया था जब बीच में ये बात आई थी कि अब युद्ध विराम होगा और सब होगा, तो 70 में वापस आ गया था। अभी एग्जैक्टली फ्रॉम 70 वो उसने वापस उछाल मारा है और 100 को टच करके वापस अगेन। तो अगेन मतलब वी आर बैक। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है, रिस्क फियर बोल लीजिए, रिस्क बोल लीजिए, जो क्रूड को में आ रहा है। नाउ ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, पहले कुछ तो अटेम्प्ट हो रहे थे, बट अभी तो और कोई कंट्री भी नहीं आ रही है। पहले तो एटलीस्ट टर्की था, पाकिस्तान था, एंड देयर वर सो मेनी अदर कंट्रीज जो बीच में कोशिश कर रहे थे, इंक्लूडिंग कुछ पैसिव भी थे, चाहे चाइना था, रशिया था। बट अभी तो कहीं से कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक अब ये जरूर समझ में आ गया है लक्ष्मण जी कि चाहे वो युद्ध को लेकर हो, चाहे वो अग्रेशन को लेकर हो, और अभी रिसेंटली आई एम श्योर वो आपका भी टॉपिक रहेगा, वो अब टैरिफ्स को लेकर हो।
ये डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कोई भी टॉपिक क्लोज नहीं रहने वाला। वो कहीं से खुलेगा तो कहीं बंद हो जाएगा। टैरिफ का मुद्दा बंद हो गया था, बट वापस से एक नया उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आई थिंक वी हैव टू ब्रेस कि अब हम जो वोलेटिलिटी है वो जारी रहेगी। उसके नजर रख के हम इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर्स को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। डोमेस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, लेस एफआई ओनरशिप वाले स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब जो आपके मिड एंड स्मॉल कैप हैं जिसपे एफआईज की ओनरशिप ही नहीं है, तो सेलिंग होगी तो प्रेशर कैसे आएगा। तो वो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से पूरा शायद बनानी पड़ेगी। और ये जैसे पिछले डेढ़ साल गए, अज्यूमिंग वी टेक 1.5 years, वो नो सरप्राइजेस अगर अगले 18 महीने भी ऐसे ऐसे जाएं, विच इज फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ रिटोरिक। मतलब बोलना बहुत ज्यादा है और मार्केट को बहुत वोलेटाइल रखना है। तो वन विल हैव टू बी, बट डोमेस्टिक ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी उसमें। आप देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत एक्शन हो रहा है। देयर इज नो एंड रिजल्ट्स इनकरेजिंग हैं, उतने खराब नहीं है जितना डर था जब वो वॉर स्टार्ट हुई थी। अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स उतने खराब नहीं, इनफैक्ट कई कई जगह तो बहुत अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट्स।